हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। ये वीडियो क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ उसके बारे में होने वाली है। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हो और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और शेयर कर दो दोस्तों तक। तो आओ शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ या मैटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास विद्यमान सभी चीज़ें वो होती हैं पदार्थ। तो हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु किस सामग्री से बनती है उसे कहते हैं पदार्थ। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। और पदार्थ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती है कि एक तो वो स्थान घेरता है। स्थान घेरता है मतलब उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है। स्थान घेरने को हम आयतन कहते हैं, ये ध्यान रखना। आपने 8th में दाब के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो और द्रव्यमान हो। द्रव्यमान और आयतन दोनों इसमें खास इंपॉर्टेंट बात होती है। अब जो पदार्थ हैं वो अलग अलग कणों से मिलके बने होते हैं, ये आपको पता है। तो पदार्थ जो है वो अलग अलग कणों से मिलके बना होता है। जिस तरह से कोशिका अलग अलग सेल से मिलके बना होता है, इसी तरह से कोई भी जो पदार्थ है वो अलग अलग कणों से मिलके बना होता है। और ये जो कण है ये बहुत छोटे होते हैं और एक जैसे नहीं होते। कुछ किसी के कण बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। और इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इनके जो कण हैं उनकी कुछ खास बात होती है। पदार्थ के कणों के कुछ गुण होते हैं। पहला कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गति करते रहते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते। और उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, इसके साथ कणों के बीच की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और अगर हम अवस्था देखें, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, जो अब आगे पढ़ेंगे हम। उसमें गतिज ऊर्जा जैसे गैस में सबसे ज़्यादा होती है उनके कणों के बीच में, फिर द्रव में और ठोस में सबसे कम होती है। अब पदार्थ के कणों में पहला हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कि जो पदार्थ के कण है ऐसा नहीं है कि वो एक साथ अटैच हो, उनके बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान है। और ये भी अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होता है। ठोस है तो उनके बीच उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। अब जैसे हम कभी आपने नींबू पानी बनाया हो तो अगर आप देखो एक गिलास में आपने पानी लिया और उसमें अगर आप 1 चम्मच नमक भी घोल दो तो भी पानी का स्तर जो है वो बढ़ता नहीं है। तो वो आप जो नमक घोला वो गया कहाँ? तो वो नमक जब घुलता है तो उसके नमक के जो कण है, पानी के अंदर जो जगह बची है, पानी के कणों के अंदर जो खाली जगह है वो उसमें सम्मिलित हो जाती है, उसमें समावेशित हो जाती है और इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इससे हम इससे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच या जल के कणों के बीच कुछ न कुछ स्थान रिक्त होता है। ठीक है, तो सेकंड है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब थर्ड पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, अगर आप नल खोलो और पानी आपका उससे निकल रहा हो और अगर आप बीच में उंगली ले जाओ तो आप देखते हो, ऐसा तो नहीं कि बीच में उंगली हो तो वो बहना बंद हो जाएगा, बस उंगली के चारों ओर से बहना शुरू हो जाएगा। तो वो उसके जो कण है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं और उसके साथ वो अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप उंगली बीच में रखो तो साइड से आने लगते हैं। ठीक है, वो धार उसकी टूटती नहीं है क्योंकि पानी की धार आपस में जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि उन दोनों के जो पानी के अलग अलग कण हैं वो आपस में जुड़े हैं। और जो जुड़ते हैं वो किस बल से जुड़ते हैं? वो हमेशा आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो पानी के नल को खोलते हैं तो धार को उंगली से तोड़ने की कोशिश करें तो धार टूटती नहीं है और वो जुड़ी रहती है। और क्यों जुड़ी होती है? आकर्षण बल से। तो इससे हम कह सकते हैं, अभी तक जो हमने 3 पॉइंट पढ़ा वो क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनकी गतिज ऊर्जा होती है और आकर्षित भी करते हैं। और अगर हम देखें ठोस पदार्थों में
कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है और गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। द्रव अवस्था में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो अगर आपको गतिज ऊर्जा के क्रमानुसार बताना होगा तो ठोस सबसे कम, फिर द्रव और फिर गैस। अगर आपको रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान के बीच में अगर तीनों का ऑर्डर बताना है तो सबसे कम ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर आकर्षण बल की हम बात करें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठोस के बीच आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आकर्षण कोई भी कण जो है वो जितने पास रहेंगे, मान लो आप और आपके दोस्त जितने पास रहोगे उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप उतनी ज़्यादा होगी, जितने दूर जाओगे फ्रेंडशिप उतनी कम होगी। तो जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है तो उनके बीच आकर्षण ज़्यादा होता है। जो द्रव है उनमें रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, तो ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है और गैसीय अवस्था में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो अब नेक्स्ट है यही जो हमने कहा कि आकर्षण बल ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। और गैसीय अवस्था में कणों की गति अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैसीय अवस्था में होती है और द्रव अवस्था में मध्यम होती है और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। ठोस अवस्था के जो कण हैं वो बहुत अधिक गति नहीं करते, ना के बराबर गति करते हैं। तो तीन इस तरह से पदार्थ की तीन मेन अवस्थाएं आती है, ठोस, द्रव और गैस। दो और होती है, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन ये हम पढ़ेंगे, बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपके इस चैप्टर में है वो तीन मेन इंपॉर्टेंट है, वो है आपके ठोस, द्रव और गैस। तो जैसा देखिए हम ठोस के कणों के बीच में बहुत कम गैप है, ठीक है, द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा सा है और गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक है। तो जितना रिक्त स्थान होगा उतना आकर्षण बल कम होगा, जितना कम रिक्त स्थान होगा आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। और अगर ये तीन इसमें हम कह सकते हैं, उसके बाद ये इस तरह से हम अगर आप 3D चित्र देखो तो ठोस जो है बिल्कुल आसपास एक दूसरे से चिपके होते हैं, द्रव में थोड़ा बहुत, यहाँ देख रहे हो थोड़ी बहुत जगह दिखाई दे रही है ना, और गैस के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत अधिक जगह है इनके बीच में बहुत सारे कण अगर हम चाहे तो ला सकते हैं, देख रहे हो। तो अब पदार्थ की अवस्थाएं अगर हम देखें तो भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और जो दो अवस्था है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन वो हम पढ़ेंगे जब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल जो इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो अच्छा, ये जो भौतिक अवस्था है अगर आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर में भी ये तीनों भौतिक अवस्थाएं आपको दिखाई देती है। जैसे अगर आप अपने शरीर में देखो, जो अधिकतर शरीर का हिस्सा है जैसे हड्डियां हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, दांत है वो ठोस अवस्था में है, जो आपके मसल्स हैं वो ठोस अवस्था में है, जो रक्त और जल आपके शरीर में पाया जाता है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और जो आप सांस लेते हो या सांस जो छोड़ते हो तो जो फेफड़ों में हवा होती है वो गैसीय अवस्था में होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि मानव शरीर में पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बहुत एग्जाम्पल्स है, आप आसानी से इसको दे सकते हो। अब अगर ठोस अवस्था की हम बात करें, ठीक है, ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था की चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। पहला कि इनका आकार निश्चित होता है, दूसरा ये ठोस अवस्थाएं में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, मतलब कि अगर आप एक कोई ठोस धातु, कोई ठोस पदार्थ लो तो ऐसा नहीं है कि उसके जो सीमाएं या बाउंड्रीज है वो चेंज होती रहती, वो एक ही फिक्स रहती है, स्पष्ट रहती है। उनका आयतन जो है वो स्थिर होता है और इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, मतलब ये बहुत कम फैलते हैं, फैलने वाले बहुत कम होते हैं। और इनको कंप्रेस, मतलब इनको दबाने से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ठोस को, चाहे कोई ठोस पदार्थ है उसको आप दबा भी दोगे तो उसके कणों के बीच में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला निश्चित आकार, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन होता है और संपीड़ितता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है।
और कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस का मतलब कि उन्हें हम दबाएं तो वो जल्दी उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा नहीं दबाए जा पाएंगे, वो दृढ़ होते हैं, सख्त होते हैं। अब कुछ अपवाद हैं इसके, जैसे अगर हम बात करें रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को अगर आप बल लगाओ तो वो अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। तो ये ठोस अवस्था के कुछ अपवाद है। अपवाद क्या होते हैं कि जो कुछ हट के बिहेव करता है, हट नॉर्म जो आपने उसके गुण धर्म पढ़े, उस गुण धर्म से अलग हट के कोई अगर गुण वो प्रदर्शित कर रहा है तो उसे हम कहते हैं अपवाद। तो ठोस में जो अपवाद है, हमने कहा आकार निश्चित होता है, लेकिन अगर हम रबड़ बैंड को देखें तो उस पर जब हम बल लगाते हैं, खींचते हैं, तो वो अपना आकार परिवर्तित करता है, परंतु जैसे ही छोड़ो वो दोबारा अपने मूल आकार में आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बल लगाए तो वो टूट भी जाता है। ठीक है। दूसरा है ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और इसीलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। तो ये भी कुछ पूछा जाता है कि आपका दृढ़ आकार क्यों होता है या रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है। उसके बाद चीनी और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है, क्योंकि चीनी और नमक किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स में होते हैं, और क्रिस्टल का आकार वही होता है। क्रिस्टल जो आप चीनी आपके घरों में इस्तेमाल होती है, देखा होगा ना आपने, क्रिस्टल के फॉर्म में रहती है। उसके बाद हाथ से ये और एक और एक्सेप्शन अगर हम देखें, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जो आपका स्पंज होता है या फोम जो है उसको आप दबाओ तो वो दब जाता है ना, लेकिन तुरंत अगर छोड़ दिया जाए फिर उसमें हवा भर जाती है, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण क्योंकि स्पंज में जो है वो छिद्र होते हैं बहुत सारे, उसमें हवा भरी होती है और दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। तो अगर आप देखो, हमने कहा कि आकार उसका निश्चित होता है, लेकिन रबड़ बैंड का आकार चेंज हो सकता है, तब भी वो ठोस है। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और उसका आकार हमने कहा कि हमेशा समान रहता है, लेकिन नमक और चीनी को जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन में वो ढल जाता है ना, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। और तीसरा है स्पंज को हमने कहा कि वो संपीड़ित नहीं हो सकते, उनको दबाया नहीं जा सकता, लेकिन जब हम स्पंज को दबाते हैं तो उनके बीच की हवा बाहर निकल आती है और फिर जैसे ही आप उसको छोड़ो दोबारा से उसमें हवा भर जाती है। तो ये तीनों अपवाद हैं जो हमने पढ़े, ठोस के गुण उससे अलग हटके हैं। अगला है द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था की जो चीज़ें हैं, सबसे पहला है द्रव या तरल। ठीक है। द्रव अवस्था क्या होते हैं, तरल होते हैं, और तरल का मतलब होता है कि जो बह सके, बहाव होता है उनमें। ठीक है। और द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता। आप पानी का कोई आकार तो नहीं होता, आप ग्लास में रखो पानी तो ग्लास जैसा हो जाएगा, अगर आप मग में रखो तो मग जैसा हो जाएगा, जिसमें रखोगे, बॉटल में रखोगे तो बॉटल जैसा आकार हो जाएगा। तो वो जिस बर्तन में हम रखें उसका आकार ले लेते हैं। तो पहला है द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है, द्रव का आकार स्थिर नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। ये ठोस से अपवाद है, ठोस से बिल्कुल अलग है। ठोस में क्या है, वो आकार उनका स्थिर होता है और वो बहते नहीं हैं, वो भी फिक्स रहते हैं। चौथा है इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का और ठोस का एक चीज़ जो कॉमन है या बिल्कुल दोनों में एक जैसी है, वो है कि इनका आयतन निश्चित होता है। ठोस का भी आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, और द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव को जो कंप्रेस या उसको दबाया जाए तो होता है, सॉलिड के बजाय होता है, बट बहुत कम होता है, उनको उतनी ज़्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अब द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल, उसकी आकर्षण बल होता है कुछ न कुछ, इसलिए आयतन उसका निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखें उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है, वो पानी में घुले रहते हैं, और पौधों और जलीय पौधे और जीव इनको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाते हैं। और द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है। जो विसरण का मतलब होता है कि गैस का आदान प्रदान होना, डिफ्यूज़न इंग्लिश में कहते हैं। तो द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है। और द्रव में ज़्यादा गति क्यों होती है, क्योंकि उनके कणों के बीच में
गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है और ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा कम होती है। तो ये दो ठोस और द्रव के जो गुणधर्म है ये हमने पढ़े। अब आगे देखते हैं। आगे है आपका गैसीय अवस्था। अब बहाव, गैस और द्रव में कॉमन क्या बात है कि ये बहाव होता है दोनों में। गैस भी बह सकती है, ठीक है, फैल जाती है गैस बहुत जल्दी। अब अगर गैस थोड़ी सी भी, अगर आपके घरों में देखो सिलेंडर से थोड़ी सी भी गैस लीक हो तो बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैल जाती है ना, तो उनमें बहुत अधिक बहाव होता है और संपीड़न सबसे अधिक होता है और गैस को दबाया भी सबसे ज़्यादा आ सकता है। अब देखो एक छोटे से सिलेंडर में कितनी ज़्यादा गैस दबा के रखी जाती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सबसे ज़्यादा जो गैस सीएनजी जो यूज़ हम करते हैं, ठीक है, सीएनजी को हम क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्यों? क्योंकि गैस को संपीड़ित करके उसको कंप्रेस करके और सिलेंडर्स में भर के रखा जाता है। सीएनजी जो फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम घरों में जो गैस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, कि वो पेट्रोलियम गैस है जिसको पूरी तरह से प्रेशराइज करके उसको संपीड़ित करके और उसको द्रव अवस्था में चेंज लाके, वो द्रव अवस्था में चेंज आ जाती है। जब वो सिलेंडर में भरी होती है तो द्रव अवस्था में होती है। कभी अगर आप सिलेंडर को हिलाओ तो आपको वो हिलती हुई प्रतीत होती है कि जैसे उसके अंदर पानी भरा हो, ठीक है। तो ये हमारे घरों में एलपीजी यूज़ होता है और ईंधन के रूप में सीएनजी इस्तेमाल होता है। ये वैसे गैस होती है लेकिन इनको बहुत संपीड़ित करके इसमें सिलेंडर में भरा जाता है। तीसरा है गैस की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। गैस को अगर आप खुला छोड़ दो तो पूरा फैलती रहती है वो, ठीक है। उसको एक कुछ फिक्स सीमा नहीं है, उसको जितनी जगह आसपास मिलती है सभी जगह चली जाती हैं। और क्योंकि सीमाएं नहीं होती तो इनका आकार भी निश्चित नहीं होता और इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। तो गैस जो है वो द्रव और ठोस से बहुत मामलों में बिल्कुल अलग होती है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, सीमाएं निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित नहीं होता, संपीड़न सबसे अधिक होता है और बहाव होता है, ठीक है। अब गैस के जो कण हैं वो इधर उधर क्यों जा पाते हैं? क्योंकि उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और गतिज ऊर्जा कम क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनके कणों के बीच में दूरी ज़्यादा है और दूरी ज़्यादा होने के कारण आकर्षण बल कम होता है और आकर्षण बल कम होने के कारण बहाव ज़्यादा होता है। और इनका निश्चित आयतन नहीं होता है, इसीलिए जिस बर्तन में रखे जाएं उसी बर्तन का आयतन घेर लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता होगा आपका कि जैसे जल को अगर हम एक गिलास में रखें तो भी वो भी तो जल का आकार ले लेती हैं, लेकिन जल का आयतन फिक्स है। जैसे अगर आप 100 ml पानी लो तो चाहे आप छोटे गिलास में रखो चाहे बड़े गिलास में रखो वो 100 ml ही होगा। लेकिन अगर आप गैस जो है, अगर आप 100 ml के बर्तन में भरी हो गैस तो उसका आयतन हो जाएगा 100 ml। अगर 200 ml वाले में आप गैस देखोगे कि 200 ml में कितनी हवा भरी है तो उसमें 200 ml आयतन जितनी हवा भरी है जितना 200 ml का आयतन है, ठीक है। तो जो गैस है उसका आयतन वो जिस बर्तन में रखे जाए उसका पूरा आयतन घेर लेती है उसका। तीसरा है गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं और इसी कारण कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और गैस कणों द्वारा प्रति इकाई, ये आपने पढ़ा था 8th क्लास में कि प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इसीलिए गैस जो है वो दबाव बनाती हैं, प्रेशर बनाती हैं। किस पे? जिस बर्तन में रखा जाता है उसके दीवारों पे, उसके सतहों पे, ठीक है। तो ये 3 ठोस, द्रव और गैस, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लो। अब आगे देखते हैं। और ये जो 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं? बहुत हद तक परिवर्तनीय होती हैं, एक दूसरे में उसको परिवर्तन किया जा सकता है। सभी पदार्थों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अधिकतर पदार्थ जो हैं वो ठोस से द्रव में लाई जा सकती हैं, द्रव से गैस में। और ठोस, द्रव और गैस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे मुख्य बात होती है वो होती है तापमान का। जैसे अगर हम पानी या H2O की बात करें, ठीक है, पानी का फॉर्मूला होता है ना H2O, तो अगर ये ठोस अवस्था में होती है तो होता है बर्फ़ में,
अगर द्रव अवस्था में है तो पानी, और इसको अगर गर्म करो तो वाष्पीय अवस्था में चली जाती है, जो हमारे वायुमंडल में रहती हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, और गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित होता है और पानी वाष्प में परिवर्तित होता है। ठीक है, और पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीक़ों से परिवर्तित किया जा सकता है। अब परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? पहला कि तापमान में हम परिवर्तन करें। जैसे बर्फ़ को अगर आप गर्म करो तो गर्म करने से वो द्रव में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा, फिर और गर्म करोगे तो वो गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप पानी को गर्म करने वाली चीज़ है, तो पहला तो है तापमान बढ़ाने से उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। अब तापमान बढ़ाने से क्या होता है? देखो, जैसे ठोस के कणों के बीच में हमने कहा कि उनके कणों के बीच ऊर्जा बहुत कम होती है, तो जैसे ही हम उसमें तापमान बढ़ाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है कणों के बीच, और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा अधिक किसकी होती है? द्रव की, तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर और अधिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और अब एक है आपका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है? अब जो बर्फ़ है, बर्फ़ जब ये ठोस अवस्था में है बर्फ़, और जब वो पानी में परिवर्तित होती है, तो जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होती है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। और बर्फ़ का गलनांक वो होता है 273.16 केल्विन। तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस, और ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें प्रेशर जो है, जो वायुमंडलीय दाब वो फिक्स रहता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है उसे इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है, और इसे 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है। और इसका उल्टा भी होता है कि जब द्रव अवस्था को और ठंडा किया जाए तब वो ठोस अवस्था में जाने लगती है। तो वो जो टेम्परेचर है जब द्रव से ठोस में बदलती है वो भी 0 डिग्री ही होता है, और उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसी भी पदार्थ का जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक, तो जैसा कि मैंने कहा कि ठोस जब पिघलकर द्रव बनता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग या गलनांक, और पानी के लिए या वाटर के लिए, H2O के लिए बर्फ़ का जो गलनांक है वो 273.16 केल्विन होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका उल्टा भी बहुत बार हम पढ़ते हैं कि जब द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे जो आपका पानी है, पानी जब बर्फ़ बनने लगता है वो भी किस तापमान पे बनता है? वो भी इसी तापमान पे। जब धीरे धीरे ठंडा करें तो जब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर आता है तब वो तापमान बदलने लगता है, और उस तापमान को हम फ्रीजिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, और हिंदी में उसे कहा जाता है हिमांक। ठीक है, हिमांक तापमान, फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब बर्फ़ पिघलती है तब एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि जब बर्फ़ पिघलती है तब तापमान नहीं बढ़ता है, 0 डिग्री पे ही रहता है। पिघलना जब शुरू हुआ तब भी 0 है, और जब तक पूरी तरह से नहीं पिघल जाती है तब तक वह तापमान 0 ही रहता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अब हम तो ऊर्जा दिए जा रहे हैं उसको, लेकिन एक बार 0 डिग्री शुरू हुआ, वो पिघलना शुरू हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे, और 5 मिनट तक हमने उसको तापमान देते रहे, उसको हीट बढ़ाते रहे, ऊर्जा देते रहे, लेकिन तब भी उसका जो टेम्परेचर है या तापमान है वो सिर्फ 0 डिग्री ही रहा। तो फिर वो ऊर्जा गई कहाँ? तो वो जो ऊर्जा है वो तापमान में नहीं दिखाई दी, लेकिन उस अवस्था परिवर्तन में वो ऊर्जा इस्तेमाल हो जाती है। ठोस से जब द्रव में पूरी तरह से जब परिवर्तित होती है तो वो जो ऊर्जा है वो उसमें इस्तेमाल होती है, और उसी ऊर्जा को या उसी ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा, इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और हिंदी में कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय
दाब पर एक, और इसका उदाहरण परिभाषा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, वायुमंडलीय दाब मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जब 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, पानी के लिए क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब जो जिस टेम्परेचर पे वो ठोस से द्रव अवस्था में बदलेगा, तो उस गलनांक पर द्रव में बदलने में जितनी ऊष्मा चाहिए होती है, ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है, और ये जो ऊर्जा है ये अधिक क्यों हुई, ये जो ऊर्जा जो ऊष्मीय ऊर्जा हमने दी है उस कारण से ये अधिक हो जाती है। तो क्लियर हो गया ये आपको गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरा है आपका क्वथनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक क्या होता है, अब हम गर्म मान लो और कर रहे हैं, द्रव को जब गर्म करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगेगा। और वायुमंडलीय दाब पर, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहा जाता है क्वथनांक या बॉइलिंग। और क्वथनांक जो है वो पानी का होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो करता है ना, पानी से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वथनांक जो है जल का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या उसको 273 केल्विन में हम ऐड कर देते हैं। तो केल्विन और सेल्सियस वाला बहुत इजी है, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में बनाना है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, और अगर केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो उसमें 273 आप घटा दोगे। आगे आएगा क्वेश्चन तब हम करेंगे, ये क्वेश्चन आता है आपका केल्विन और सेल्सियस वाला, इसको ध्यान रखना। आगे है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो जिस तरह से हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा पढ़ी, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और जब पानी को उबालते हैं, तो जब पानी उबलना शुरू होता है तब भी उसका तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, और पूरी तरह से जब वो स्टीम में परिवर्तित हो जाती है तब भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये जो हम ऊर्जा दे रहे हैं वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और वो ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच दिखाई देती है, क्योंकि पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल को तोड़ने में वो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। और तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था, तो इस तरह से हमने देखा कि तापमान जो है अगर हम परिवर्तित करें तो पदार्थ की जो अवस्था है वो उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अगर हम ठोस को ऊष्मा दें तो द्रव अवस्था में, और द्रव को ऊष्मा दें तो गैसीय अवस्था में हो सकती है। और इसका उल्टा अगर हम करें, गैसीय अवस्था को ठंडा करें, शीतलता दें तो वो द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था को अगर ठंडा करें तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है। अब अगला है उद्धर्वपातन। बहुत बार क्या होता है कि जो अवस्था परिवर्तन है वो सीधा एक से तीसरी, जैसे ये पहला, दूसरा और तीसरा है, तो बिना द्रव में आए डायरेक्ट ठोस से गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को उद्धर्वपातन कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस फिर ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को उद्धर्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कपूर वगैरह आप देखते होंगे, आपके घरों में रखा रहता है ना, उसको बाहर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो हवा में उड़ जाता है, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड को लेकर अगर आप चूर्ण करके और चीनी की प्याली में डालो और उल्टा करके रखो, तो और एक रुई से लगा कर रख दो, धीरे धीरे कर गर्म भी करेंगे अब, तो भी डायरेक्ट वो आप देखोगे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और
अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में, तो इसका एग्जांपल एक अमोनियम क्लोराइड भी है और आपका कपूर भी है, नेफ्थेलिन भी है, ठीक है। और कीप की अगला है, जैसे ये है आपका, इसमें हम अमोनियम क्लोराइड और इसको अगर वाष्पित करें तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ आपके इस पर वाष्प बनी हुई अमोनियम क्लोराइड इस कीप के दीवारों पे आ जाती है। और अगर हम रुई का टुकड़ा यहाँ रखें तो यहाँ पे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये ठोस है और ये गैसीय अवस्था है, तो इसी को हम कहते हैं उदर्वपातन। अगला है, एक हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर आपने तापमान बढ़ाया या घटाया, अधिकतर में बढ़ाया, बढ़ाने से तापमान मतलब परिवर्तन करने से हमने देखा। अब दूसरा जो उसका पहलू है वो है दाब परिवर्तन, की प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है। तो अगर हम तापमान घटाते रहें सिलेंडर में, गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। तो किसी भी चीज़ को अगर हमको द्रव में परिवर्तित करना है तो उसको दाब बढ़ाना पड़ेगा और तापमान घटाना पड़ेगा। तो ये बहुत बार आ जाता है और इस बार भी क्वेश्चन आया था कि गैस को द्रव अवस्था में बदलने हेतु क्या क्या करना होता है। तो गैस को द्रव अवस्था में बदलने हेतु दाब बढ़ाना होता है और तापमान को घटाना होता है, ठीक है। और ज़्यादा दाब बढ़ाने से क्या है, गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं और जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं उनके बीच की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, तो वो गैस से परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, इसको वाष्पीय गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तय करना होता है। अगर हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कर लें तो डायरेक्ट वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना कार्बन डाइऑक्साइड सीधा गैस से ठोस अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो ड्राई आइस, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ भी जिसे कहते हैं। अब है दाब और तापमान के प्रभाव से अवस्था के तीनों अंतर रूपांतरण होती है, आपस में बदल सकती है। तो ये ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। तो जब द्रव से गैस परिवर्तित होता है तो उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, और गैस से जब टेम्परेचर और कम करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो होता है संघनन, ठीक है। ठोस से जब द्रव अवस्था में जाती है उसे कहते हैं संगलन, और द्रव से जब ठोस में जाती है उसे कहते हैं जमना। जैसे बर्फ़ से आपका पानी बन गया तो हो गया संगलन, और पानी से फिर बर्फ़ बन गया तो उसे हम कहते हैं जमना या फ्रीजिंग। उसके बाद ठोस से जब गैस जाती है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और जब गैस से ठोस आती है उसे भी कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए, इससे आ जाता है क्वेश्चन। अब अगला है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होना, लेकिन अभी ऊपर हमने पढ़ा था एक क्वथनांक। तो क्वथनांक और वाष्पीकरण क्या होता है? तो वाष्पीकरण सबसे पहले अगर पढ़ें तो वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया, मीन्स सतह पे होती है, जब द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक से नीचे होने पे, कि अगर क्वथनांक जितना तापमान ना मिले, मान लो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री पर वो तो अगर चेंज होंगे तो ऐसा नहीं है कि जब तक उसको 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलेगा या तापमान नहीं मिलेगा वो परिवर्तित नहीं होंगे। तो वो धीरे धीरे, अगर उसको 40 डिग्री 50 डिग्री भी तापमान मिलेगा तो वो सतह पे धीरे धीरे ऊपरी सतह से वो वाष्पीकृत होने लगती है। तो किसी भी तापमान पर जो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। जो क्वथनांक पर बदलने के लिए हम कहते हैं आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो जैसे 100 डिग्री पे चेंज होता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और अगर वाष्पीकरण होता है जो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर हो जाता है। और सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा, अब जो अधिक सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा वो सतह पे होती है, अन्य कणों के कारण, और उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसी वजह से वो आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं। और इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक,
यही कारण है, जैसे अगर आप इसके 3 कारण क्या है, सतही क्षेत्रफल, कि अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाओ तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे अगर आप देखो पानी अगर आपसे गिर जाए कहीं तो वो जल्दी से कैसे सूख जाए, उसके लिए आप क्या करते हो, उसको फैला देते हो ना, उसका एरिया बढ़ा देते हो, क्षेत्रफल बढ़ा देते हो। तो अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में वृद्धि हो उतनी जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे गर्मियों में अगर आपका पानी गिरे तो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, ठंड में टाइम लगता है। तो तापमान में जितनी ज़्यादा वृद्धि होती है वाष्पीकरण की दर उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा है आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता, जिसे हम नमी भी कहते हैं, तो अगर हवा में आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब वाष्पीकरण क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है वो हवा में कम पानी है तो वो जो सतह से वो हवा में चले जाते हैं, लेकिन जब हवा में ही नमी की मात्रा ज़्यादा हो तब वो सतह से वाष्पीकरण की दर बहुत कम हो जाते हैं, वो वाष्पीकृत हो ही नहीं। तो इसीलिए जैसे बहुत बार आपको कहा जाता है ना कि बारिश के टाइम पे कूलर नहीं चलाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कूलर से ठंडक हमें क्यों मिलती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, और बारिश के समय में वाष्पीकरण का दर बहुत कम हो जाता है, इसी वजह से वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं होते, और इसलिए सबसे लेट कपड़े आपके बारिश के समय में ही सूखते हैं। अब है ज़्यादा आर्द्रता होती है तो वाष्पीकरण कम हो जाती है। और चौथा जो इसका प्रभावित करने वाला कारक है वो है वायु की गति। अब जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चले, अगर आप कपड़े बाहर रखो, मान लो धूप नहीं है, तो जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी ही जल्दी आपकी जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु की गति अगर बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये 4 प्रमुख कारण हैं, और ये आपके हर बार आते हैं एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन पिछली बार फर्स्ट टर्म में भी आया था, सेकेंड टर्म में भी आया था कि वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के बारे में आपको लिखना था। हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए 2 कारक को एक्सप्लेन करके लिखना है या 4 कारक के बारे में आपको लिखना है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। तो ये 4 कारक हैं। पहला क्षेत्रफल, जो सतही क्षेत्रफल है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तीसरा है आर्द्रता। चौथा है वायु की गति। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण से क्या होता है? तो वाष्पीकरण से शीतलता होती है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे प्रमुख उदाहरण अगर आप देखो, गर्मियों में जब आपको पसीने आते हैं, ठीक है, और पसीने आने से जब वो वाष्पीकृत होने लगती है, पसीना जब आपका सूखता है हवा में, तब आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है ना, ठीक है। तो ये सब वाष्पीकरण के द्वारा ही होता है। होता क्या है, वाष्पीकरण में जो लुप्त हुई ऊर्जा है वो पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास के ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। और जब वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो जहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं वहाँ ऊर्जा कम हो जाएगी, और ऊर्जा कम होगी तो वहाँ ठंडक महसूस होगी, ठीक है। और इसी कारण से उसके आसपास का वातावरण शीतल हो जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ते हैं, जैसे अगर आपने हाथ पर एसीटोन रखो तो एसीटोन डालने से या पेट्रोल डालने से क्या देखते हो, वो तुरंत आपके हाथ की जो ऊर्जा है वो लेके वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो आपके हाथ से ऊर्जा ले लिया, इसलिए आपके हाथ को ठंडक महसूस होती है, ठीक है। हाथ पर एसीटोन डालें तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। इसी कारण जो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है और सूती कपड़े पानी को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं, और पानी जब अवशोषित होगा तो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाएंगे, और वाष्पीकरण से शीतलता होती है, इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े से आराम मिलता है। बहुत बार गर्मियों में जो से घड़े हैं, मिट्टी के घड़े, उसमें पानी कैसे ठंडा हो जाता है, उसमें भी इसी वाष्पीकरण के द्वारा पानी ठंडा होता है, ठीक है। और गर्मियों में ज़मीन पर भी पानी छिड़कते हैं, उससे क्या होता है, ज़मीन से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और उसको वाष्प में बदल देता है और उस जगह को ठंडा कर देता है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर अच्छा, एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपसे पूछा, जैसे गर्मियों में अगर आप पानी को देखो, जैसे हम कहें कि पानी अगर आसपास उसको ठंडक मिले तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसका हम कैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल,
जैसे गर्मियों में अगर आप ग्लास में ठंडा पानी भरो तो उसके चारों ओर आ जाता है ना पानी की बूंदे, तो वो उसको ठंडा कर, क्यों? क्योंकि आसपास उसके वातावरण बहुत ठंडा हो गया है, और जैसे ही वो ग्लास के संपर्क में आता है उसके आसपास की हवा, वो ठंडी हो जाती है और किस में परिवर्तित हो जाती है? गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। फिलहाल ये 3 एग्जाम्पल्स, और इसमें ये गर्मी वाला, गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये हर बार आता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे वो हमने कर लिया है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स और कुछ क्रियाकलाप से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम अगले भाग में करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, एक बार में नहीं देख पाते हो 2 बार में देखो, और अच्छे से इसके नोट्स बना लो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो एक टेलीग्राम पे हमारा चैनल साइंस जीवी है, आप उसको भी फॉलो कर लो, उस पर आपके नोट्स आते रहेंगे। आप कमेंट कर दो, हम उस पर नोट्स भेज देंगे। और ऑल द बेस्ट, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी से पढ़ाई पे ध्यान दो। 9th काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होती है, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, इसके अच्छे से नोट्स बना लो। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करो क्या दिक्कत आई है, क्या समझ में नहीं आया। और अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करो, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।